अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हैं हेल्थ आर के साथ। आज जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो बेसिकली ना तो सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि एक प्रोफेसर हैं। 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। इनका नाम है डॉक्टर अबरार, डेंटल सर्जन हैं, साथ एंडोडोंटिस्ट हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं मैंने ठीक हूँ। बड़ा छोटा सा इंट्रो दिया, अब आप खुद बताएं कि आपने क्या क्या किया है आज तक डेंटिस्ट्री में। नहीं, बेसिकली थैंक यू फॉर द इनविटेशन डॉक्टर सना, और मैं चैनल 5 का भी मशकूर हूँ मुझे बुलाने के लिए। मैं बेसिकली 25 साल से डेंटल एजुकेशन में हूँ और एक प्राइवेट इदारे के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे अपने मुल्क में जो है वर्कशॉप्स करवाता रहता हूँ, और जी बिल्कुल। टूलू अर्ट्स के अंदर वर्कशॉप्स भी करवाई हैं और एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहा हूँ। और एक अपनी एजुकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक डिग्री मैंने जो है वो यूएसए से भी ली हुई है, अच्छा। और सिंगापुर से भी मैंने फेलोशिप एक एक्वायर की हुई है। बाकी मेडिकल एजुकेशन भी मैंने एक कोर्स किए हुए हैं, और बस छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है ना, अगर आप अपने आप को मुसलसल पढ़ते ना रहें या एजुकेशन में ना रहें तो आई थिंक हम बहुत पीछे चले जाते हैं, है ना डॉक्टर जी साहब? जी इसलिए हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जी, थैंक यू। हमने कहा क्यों ना आज हम अपनी आवाम को भी सिखाएं। मैं तो सीखती रहती हूँ डॉक्टर साहब से, इनके कोर्सेज हम लेते रहते हैं, इनसे नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक और जो भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं डेंटिस्ट्री में उसके बारे में भी हम इनसे मालूमात लेते रहते हैं कि भाई ये किस तरह काम करें ताकि हम भी अपने आप को पॉलिश करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि आजकल स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और हम स्ट्रेस को हमेशा अपने मेंटल हेल्थ के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेस का इफ़ेक्ट जो है वो हमारी ओवरऑल बॉडी पे भी हो रहा होता है। उसको हम कभी भी नोटिस नहीं करते। हमें सिर्फ ये होता है कि स्ट्रेस होगा तो सर में दर्द होगा, स्ट्रेस होगा तो चक्कर आएंगे, या हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये कभी आइडिया ही नहीं हो पाता हमारी आवाम को कि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा मुंह अगर देखा जाए, क्योंकि आप तो डेंटल सर्जन हैं तो आपसे तो हम मुंह की बात ही करेंगे कि स्ट्रेस से हमारे फेस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। जी डॉक्टर सना, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मेडिकल डॉक्टर्स और डेंटल डॉक्टर्स इससे इतने अवेयर नहीं हैं बिल्कुल। कि जो भी हमारा मेंटल स्ट्रेस है और या इमोशनल स्ट्रेस है उसका डायरेक्ट ताल्लुक दांतों से है, और जो आपके ओरल मैस्कुलेचर है उससे है। होता ही है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं फॉर एनी रीजंस, आजकल आपको पता है लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है और स्ट्रेसफुल लाइफ हमारा स्टाइल है, तो उसकी वजह से हम सोते में या जागते में दांतों को क्लेंच करते हैं या ग्राइंड करते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे दांत डैमेज होते हैं बल्कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हेडेक शामिल है, हमारे ये जॉइंट जिसको टीएमजी जॉइंट कहते हैं जो कान के पास होता है ये है, इसके अलावा हमारे ये मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, ये सारे इतने अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा दांतों में इतना पेन रहता है, टीथ सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र होता है। और असली प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अगर कोई कैविटी है तो कैविटी को ट्रीट कर देता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है ना वो बहुत मिलते जुलते हैं इस बीमारी के अच्छा। और दांत की बीमारी के। तो कुछ डेंटिस्ट अगर प्रॉपरली पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते तो वो दांत का कोई इलाज कर देते हैं, और होता ये है कि वो पेशेंट कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद वापस आता है कि यार मेरा सिम्टम्स जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह वो अगर मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो आमतौर पे डेंटल और से थोड़ा दूर होते हैं हाँ। डेंटिस्ट से, तो उसका ये होता है कि वो अगर आप हेडेक की कंप्लेंट के साथ गए, बेसिकली क्लेंचिंग ग्राइंडिंग की वजह से, या जॉ के पेन के साथ गए हैं, या जॉइंट के पेन के साथ ईएनटी के पास गए हैं, या मैस्कुलर पेन के साथ गए हैं कि आपको नेक में पेन रहता है या बैक में शोल्डर्स में पेन होता है, कि अब वो चूँकि डेंटिस्ट से इतने क्लोज नहीं होते तो वो क्लेंचिंग ग्राइंडिंग को का इतना नोटिस इनको नहीं करते। एक्सपोजर नहीं होता। जबकि बहुत कॉमन हमारे जो शहर है जिस तरह कराची है या इवन हमारे मुल्क के अंदर या इवन वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी स्ट्रेस लेवल बहुत है और क्लेंचिंग ग्राइंडिंग बहुत है, जो कि मिस डायग्नोज होती है। और जो एक आदमी इमोशनली वैसे जो है ना वो स्ट्रेस आउट हुआ होता है और इसका मसला हल नहीं हो रहा होता है ना मेडिकल डॉक्टर से ना डेंटल डॉक्टर से, तो वो और स्ट्रेस में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो किताबों में इतनी नहीं दी हुई, क्योंकि किताबें बनाई हुई हैं जो है वो ज़रा, हम किताबें जो पढ़ते हैं वो वेस्टर्न वर्ड्स की पढ़ते हैं, बिल्कुल। और हमारी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स ज़रा डिफरेंट हैं।
तो जब तक हम इस पे रिसर्च नहीं करेंगे, जैसे मेरा एक आर्टिकल इस पे आया हुआ है जी जी। कि जो हमने स्टडी की थी कराची के अंदर, तो जब तक हम लोकल स्टडीज़ नहीं करेंगे हमें अपनी बीमारियों का पता नहीं चलेगा, जब तक हमारी बीमारियों का पता नहीं चलेगा हमारे डेंटल डॉक्टर्स या मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रीट नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही किया डॉक्टर साहब। यूजुअली क्या होता है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम रिसर्च करते हैं बाहर के पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि सारी रिसर्च उन्होंने लिखी है, हम उसी को स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमारी सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उस पर हमारा इतना फोकस नहीं होता। तो आई थिंक जो लोग रिसर्च करें उनको चाहिए कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके रिसर्च करें और अपने लोकल पेशेंट्स के साथ, जो होता है ना, एक देखा जाए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान हो या हमारी जो नेबर कंट्री है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वही आपसे बात करता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हमारे इस सेटअप के अंदर जो किताबों में बीमारियां लिखी हैं वो इतनी कॉमन नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं जैसे है। हमारे यहाँ ओरल कैंसर है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जो कि गुटके से होती है, उसको किताबों में इतना नहीं मिलता वो, क्योंकि बिल्कुल। किताबें हम लोगों ने इतनी लिखी नहीं है हाँ बिल्कुल नहीं है उसमें और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इतना प्रॉब्लम है नहीं। इसी तरह ये जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में एज़ कम्पेयर टू आवर रीजन इतनी नहीं है, तो वो बुक्स में भी इतना डिटेल उसके बारे में नहीं मिलेगा आपको। तो जब वो नहीं मिलता, हम वही किताबें पढ़ के पास होते हैं, हाँ। तो फिर हम वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये वाकई ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि हम जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें जो है ना वो केसेस तो हमें नज़र आते ही नहीं है, जो केसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो किताबों में नहीं है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस की। एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा ये कि जो रिसर्च है ना वो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च जो है, हम लोग जब सेकेंड ईयर में बीडीएस में पढ़ाते हैं जी। तो हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी बेस्ड रिसर्चेस करें कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बीमारियां कौन सी हैं, और फिर हम उसको अपने सेटअप के अंदर बुक्स पब्लिश करें या आर्टिकल्स बिल्कुल। लिखें, ताकि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बीमारी का पता चले। लेकिन डॉक्टर साहब अब आप ये बताएं ना, कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो हम कितना लैक करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं उस पर कितना कम फोकस करते हैं। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री को एक ऐसा सब्जेक्ट समझते हैं कि ये बस एक सब्जेक्ट है, बस पढ़ लो। जी देखिए, अगर हम कम्युनिटी डेंटिस्ट्री को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा रहे हैं तो दिस इज ये कोई अच्छी बात नहीं है। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की बुक आपको एक गाइडलाइन देती है, आपको कम्युनिटी बेसिकली अपनी, उसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिटी में कौन सी बीमारियां हैं। एक बीमारी जो यूके में है वो हो सकता है हमारे यहाँ इतनी हमारे यहाँ कॉमन ना ना हो, और जो हमारे यहाँ कॉमन हो वो हो सकता है यूके में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री या कम्युनिटी मेडिसिन की जो बुक्स लिखी गई हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हैं। तो हमारे रिसर्चर्स को चाहिए कि वो बुक्स लिखें और आर्टिकल्स लिखें जो कि ताकि हमारे जो ग्रेजुएट्स जब हों उनको अपनी बीमारी का पता चल सके और फिर वो उसको ट्रीट करें। जी डॉक्टर साहब जैसे एडिक्शन की बात की जाए, एडिक्शन तो हमारे यहाँ डिफरेंट एडिक्शन है, और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो उनके यहाँ एडिक्शन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। जी, जैसे मैं आपको बताऊँ ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन पान गुटखा छाली है, अब ये तो कॉन्सेप्ट वहाँ है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट हाँ, है। कोई यहाँ से माइग्रेट करके गया है तो बात अलग है, अदरवाइज वहाँ पे तो उनको पता ही नहीं कि कौन सी बीमारी है। तो ये अगेन मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कम्युनिटी बेस्ड जो हमारी बीमारी है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो हमारी बुक्स के अंदर आपको मिलती नहीं है क्योंकि हम लोग इतनी रिसर्चेस नहीं करते। जी डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि हम बात कर रहे थे जो हमारी ख़वातीन है, सही है, जो हमारी ख़वातीन घरों में रहती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो कि एक अपर क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी की बात करें तो कितने सारे चैलेंजेस आपके पास पेशेंट्स आती होंगी, लेडीज़ वो बताती भी होंगी, कितने चैलेंजेस हैं जो वो फेस करती हैं? देखिए, मैंने जब ये स्ट्रेस रिलेटेड जब रिसर्च की ना, तो मैं जब पेशेंट्स को देखता था तो मैं ये देखता था कि उनको दांत की बीमारी तो है नहीं, और अगर हम दांत की बीमारी ट्रीट भी करें लेकिन उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने, ऑल्दो ये मेरी फील्ड से रिलेटेड रिसर्च नहीं थी डायरेक्टली, तो फिर मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि यार ये बीमारियाँ किन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रही हैं। तो उसमें मेजॉरिटी तकरीबन 85 से 90% जो ख़वातीन घरेलू जो शादीशुदा हैं और जो घर में रहती हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम था। तो जब हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया तो पता चला जी वो घर के अंदर इतना स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है उनका, जो कि आप हमारे यहाँ हमारा जो सेटअप है जिसमें सास हैं और ससुर हैं और देवर हैं, इस तरह का जो सेटअप है जिसमें वो उनका एक डिमांडिंग बिहेवियर होता है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है और देयर इज़ नो वे आउट। ठीक है, ख़वातीन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पूरे फैमिली की, वो बाहर उनका कोई होता नहीं कि वो घूमने जाएं या अपने जो भी इश्यूज़ हैं उसको किसी से डिस्कस कर सकें, तो वो अपने
अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अल्टीमेटली दे स्टार्ट टू डू क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग, और उससे फिर ये क्या होता है, जब वो फिर किसी डेंटल ट्रीटमेंट वैसे भी महंगा है, जी बिल्कुल। तो अब जब वो दांत की ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं, एक तो डायग्नोज सही तरह नहीं हो पाता और वो फिर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इस पर ना कह सकते हैं मल्टीपली और स्ट्रेस में आ जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये मैंने जो अपनी रिसर्च में हमने कंडक्ट की थी, तो मेजॉरिटी जो है ना ये प्रॉब्लम 90% ये शादीशुदा ख़वातीन में है। और एक तो ये आपने बताया, जैसे डिस्कस किया कि लोअर मिडिल क्लास में, ये अपर मिडिल क्लास में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पुअर और जो आप कह सकते हैं जिनका पैसा नहीं है उनके साथ ही प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसा है उनके अलग इश्यूज़ हैं, उनके अलग इश्यूज हैं। लेकिन स्ट्रेस रिलेटेड है, क्लेंचिंग ग्राइंडिंग बहुत कॉमन है, खासतौर पर शादीशुदा ख़वातीन में। डॉक्टर साहब उनकी अगर आप अपर लेवल की बात करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स की वजह से जी इश्यूज डॉक्टर साहब, आपकी मैं बात कंटिन्यू करूंगा। उसमें हमारा मसला है कि जब हम लोग ना स्टैंडर्ड के चक्कर में और ब्रांड के चक्कर में बहुत लग गए हैं। एक टाइम था, और मुझे इस बात पे कहते वो नहीं होता, कि एक टाइम था कि जो हम लोग बहुत सारे कम चीज़ों पे भी ना हम लोग सब्र शुक्र करते थे। कर लेते थे। अब हमारा ट्रेंड, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार ये नया ब्रांड आ गया है, तो हम उस रेस में लग जाते हैं। आज खाने की इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, मीठी की इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, राइडर्स घर पे आते हैं, 10-15 मिनट में आपको खाना पहुंचा के चले जाते हैं, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत सौ से बेहतर हैं, लेकिन एक हमारा स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होते जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन स्ट्रेस। तो हमारा स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे वुमेंस की बात हो रही है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी एक प्रॉब्लम होता है, सही है? उस डिप्रेशन के सिनेरियो में आपको बेबी भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है और फिर फैमिली भी देखनी है, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए अगेन, जितनी भी जो लोड है, देखिए जो ख़वातीन घर में होती हैं, ख़ास तौर पे उनको ना एक इमोशनल, ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकली आप उसकी हेल्प आउट करें, आप घर में बैठे बर्तन धो रहे हैं उसके लिए, आप उसको इमोशनली ज़रूर हेल्प करें। क्योंकि सम टाइम जो है ख़वातीन को इमोशनल हेल्प और मेंटल हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम जो है ना वो मेंटल हेल्थ का ही है, इट्स नॉट फिजिकल। ख़वातीन फिजिकली बहुत काम कर सकती हैं, लेकिन मेंटली तौर पे, इमोशनल तौर पे अगर वो उनको प्रॉब्लम रहेगा घर के अंदर, ख़ास तौर पे बेबी के बाद, तो वो डिप्रेशन फेज में ही जाएंगी। और ये इसमें डायरेक्ट लिंक होता है, जो हमारा स्ट्रेस क्लेंचिंग ग्राइंडिंग का जो क्राइटेरिया है, उसमें अक्सर पेशेंट जो है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन की देखे गए। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जी नाज़रीन, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, इस टॉपिक को अब बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी पे, ठीक है? अब आप मुझे बताइएगा, जो हमारी लेडीज़ की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे जो जेंट्स हजरात हैं और जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, जो रोज़ बाहर निकलते हैं और रोज़ किसी ना किसी एक डेली लाइफ चैलेंज को फेस करते हैं, जैसे हमारी रोड्स की कंडीशंस इतनी ख़राब हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरा जो रास्ता है मेरे आने जाने का, वो इतना ख़राब रास्ता है, इतना ख़राब रास्ता है कि मैं ख़ुद भी इस एंजाइटी को और स्ट्रेस को बेयर करती हूँ डेली बेसिस पे। तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो कि सुबह शाम इन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं और उनके साथ और भी चैलेंजेस है कि उन्हें घर भी चलाना है, उनको बॉस की बातें भी सुननी हैं, घर जाके वाइफ की बातें भी सुननी है, फैमिली को फ़र्ज़ के अगर वो घर आए हैं तो उनको आते ही शादी में जाना है, यहाँ जाना है, आप लेट हो गए हैं, आपको पता होगा ये सब चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे मेल्स को? जी बहुत ही आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपने बात की रोड्स की। देखिए, बिल्कुल पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि हर शहर के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेंटर होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन हॉस्पिटल का अल्लाह ना करे हमें कभी 2 साल 3 साल में कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जी, लेकिन बिल्कुल। रोड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सुबह शाम ट्रैवल करते हैं, आपके बच्चे ट्रैवल करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी काम से, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते हैं। तो जो आपका ट्रैवल है डेली का, अगर वो स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि मैं खुद दांतों को क्रंच और ग्राइंड करता हूँ जब मैं ड्राइव करता था, अब मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है। तो होता ये कि अब अगर आप एक 10-15 मिनट का रास्ता है आपका और आप उन रोड्स पे जिस पे खड्डे हैं, जिसमें कोई रॉन्ग आ रहा है,
कोई बाइक वाला यहाँ से आ रहा है, कोई ट्रक वाला वहाँ से आ रहा है। जब आप वहाँ पहुँचे तो पता चला जी किसी ने किसी को कुचल दिया ट्रॉलर ने, तो बिल्कुल। वो इतना स्ट्रेसफुल होता है। ख़ासतौर पे जब अब मेल भी होता है तो ख़वातीन भी बहुत परेशान होती है कि हमारे बच्चे खैरियत से घर आ जाए। जी बिल्कुल। पहले ये सिचुएशन कराची जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की होती थी, अब लॉ एंड ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है, लेकिन ये सिचुएशन जो है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इसको हम लोग बेसिकली एक्सेप्ट कर चुके हैं एज ए माशरे का हिस्सा, लेकिन एक अच्छे शहरों के अंदर ये नहीं होता कि 10 मिनट का रास्ता 2-2-3 ओकेजनली बात, अगर बारिश हो गई कोई ऐसा इशू हो गया दैट इज समथिंग, लेकिन अगर आप रूटीन में लेट पहुंचते हैं, जब आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, आप घर पहुंचते हैं तो बेगम आपसे नाराज़ होती है कि आप इतनी लेट क्यों आए, और आपको 10 काम घर के करने होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर डेली रूटीन में ये प्रॉब्लम रहेगा तो ये स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। तो अगेन पहले हमने फीमेल की बात की, मेल भी बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं इसकी वजह से कि वो बेचारे हॉस्पिटल जो ऑफिस से लेट पहुंचते हैं, घर लेट पहुंचते हैं, फिर सुबह उनको वापस जाना है, फिर वापस जाना है। अब एक आदमी इसको 9 बजे पहुंचना था, वो अगर 11 बजे आ रहा है तो वो कब सोएगा, कब रिलैक्स होगा, कब 10-15 मिनट वो रील देखेगा मोबाइल पे, अपने आप को रिलैक्स करेगा। हमारे पास तो कोई एंटरटेनमेंट सिर्फ यही है, खाना पीना और मोबाइल पे रील देखना। तो जब वो पहुंचेगा लेट और अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम है तो हो सकता है उसका मोबाइल भी स्नैच हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। रोड्स जो है ना वो अच्छे होने चाहिए, और जो भी करता धरता है हमारे शहर के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये अल्टीमेटली स्ट्रेस का बायस है, स्ट्रेस का बायस है, और वो अल्टीमेटली ना सिर्फ मेंटल स्ट्रेस, वो दांतों के क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग और दांतों की सेहत पे भी असर पड़ता है उससे। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी यूजुअली एक्सपीरियंस करती हूँ जब मैं ऐसे रोड से गुजर रही होती हूँ, मेरा तो रोज़ का ही जाना आना है, तो मेरा ऑलमोस्ट 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में निकल जाता है। तो इतना स्ट्रेस होता है कि मेरे फेशियल मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है, मेरी जॉ पे स्ट्रेस आ रहा होता है। तो ये तो हमारी समझिए एक रूटीन बन गई है। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब जा रहे होते हैं एग्जाम, अब यूजुअली ऐसा हुआ है लास्ट टाइम देखा होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में ही बच्चे देर से पहुंचे हैं। जी, अब स्टूडेंट्स का मसला ये है कि एक बच्चे ने, एक तो ये कि आजकल मैं अभी एक उस दिन पेशेंट क्लिनिक पे देख रहा था, तकरीबन वो बच्ची 13-14 साल की होगी और वो बच्ची स्ट्रेस में थी और उसको यही प्रॉब्लम था क्लेंचिंग ग्राइंडिंग का, क्योंकि उसके तीत बिल्कुल सही थे। तो अब ये इश्यूज बच्चों में भी बहुत ट्रांसफ़र हो गया। चले आप कहें बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है या जॉब में प्रॉब्लम है या शादी, लेकिन अभी छोटे बच्चों में प्रॉब्लम हो गया। आप देखें एक बच्चे ने पूरी साल मेहनत की और वो एग्जाम में लेट पहुंचा, और उसकी वजह से जब वो लेट पहुंचता है तो आदमी जो है स्ट्रेस में इतना होता है कि वो एक आने वाली चीज़ को भी सही परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर वो आधा पौन घंटा लेट पहुंचा है तो उसकी पूरी, और कभी कभार अगर आप कोई इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका पूरा कैरियर उस पर रिलाई करता है। आप देखें कि रोड और स्ट्रेस और आपका पूरा लाइफ लॉन्ग एक अचीवमेंट जब आप करने जा रहे हैं, इंटर का खास तौर पे एग्जाम जिससे आपका मेडिकल का और इंजीनियरिंग का और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं, तो एक रोड की वजह से उसका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों की वजह से जो आप बता रहे थे कि हमारा TMJ, हमारे आवाम को TMJ के बारे में इतना आइडिया नहीं है, जो हमारी जॉ जहाँ जाके लॉक हो रहा होता है, ये जो हमारी फेशियल मसल्स हैं, सही है, इनका पेन होना या कोई न्यूरोपैथी होना या मायोपैथी होना, तो उसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि उसकी वजूहात क्या है। जी देखिए, यूजुअली मैं अब इसको TMJ डिस्फंक्शन सिंड्रोम इससे नहीं कहता कि एक बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सी टर्मिनोलॉजी है, तो मैं इसको बेसिकली कहता हूँ कि माउथ स्ट्रेस सिंड्रोम इसको आप कह दें। माउथ स्ट्रेस सिंड्रोम ये मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी निकाली ताकि लोगों को समझ में आए कि इसका ताल्लुक जो है ना माउथ से ज़्यादा है और स्ट्रेस से ज़्यादा है। रादर कि आप, क्योंकि हम जब TMJ की बात करते हैं तो लोगों का ज़्यादातर फोकस होता है यार TMJ तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड थिंग जिसका अफेक्ट जो है ना वो दांतों पे होता है। ये नहीं कि सिर्फ दांतों पे होता है, इसका डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो चेंज कर देता है बॉडी की, और ये इमोशनली भी आपको जो है डिस्टर्ब करता है। अब इसका अफेक्ट कहाँ कहाँ होता है वो मैंने जैसे आपको बताया, जॉइंट पे, और ये जो आपके यहाँ के मसल्स होते हैं जिसको हम लोग टेम्पोरलिस कहते हैं, जिसमें हम आमतौर पर कहते हैं हेडेक्स हो रहे हैं, तो हेडेक्स की वजह यही होती है आपका जब आप क्लेंच करते हैं तो ये मसल पॉप आउट होता है, यहाँ पे पेन होता है। इसी तरह ये जॉइंट में पेन होता है, बैक में पेन होता है। और अगर आप ये डिस्कस करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी भी एक चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल से डायग्नोस करते हैं लोग इसको, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये पेन ट्राइजेमिनल बहुत ही वर्स्ट पेन होता है कि कोई हवा भी चल रही है तो भी आपके फेस में पेन होगा। तो आपको लगता है इन चीज़ों की वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होने का भी खतरा है? देखिए ये बेसिकली जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है ना, ये ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उससे रिलेटेड पेन है।
और ये यूजुअली जो है ना एक एज के बाद होता है। इसका एक ट्रिगर जोन होता है कि वो एक स्पेसिफिकली ट्रिगर से होता है। ये इससे कोई डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिटवीन मायोफेशियल एंड हाँ। ट्राइजल। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम इसको पढ़ाते भी हैं और उनको समझना भी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली इससे कोई ये इसका लिंक है नहीं। अच्छा। लेकिन इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम जरूर जी डालेंगे कि आपको पता हो कि यार ये ना हो कि एक अलग डायग्नोज हो ये जाए। अलग डायग्नोसिस, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देखते हैं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। उनको अभी तक ये डिफरेंशिएशन समझ ही नहीं आया कि ट्राइजेमिनल में और टीएमजे डिसफंक्शन में क्या डिफरेंस है। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा कि इन सब चीज़ों से ड्राई माउथ का भी एक प्रॉब्लम हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ, कि ड्राई माउथ है और मुंह में जो स्लाइवा है, नॉर्मल स्लाइवा जो होता है वो आना ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो बताएंगे इसकी इन सब चीज़ों के जो ट्रीटमेंट है, अगर हम वन बाय वन इनकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। यहाँ हमने स्टार्ट किया मायोपैथी से, उसके बाद स्ट्रेस एंजाइटी से, उसके बाद टीएमजे डिसफंक्शन या ब्रक्सिज्म की बात की जाए से, या डिसलोकेशन की बात की जाए, और आखिर में ड्राई माउथ। तो इन सब का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें ये बीमारी कोई एक बीमारी नहीं है। हम तो चूंकि डेंटिस्ट हैं तो हम दांतों से रिलेटेड बात करते हैं। इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें मेंटल स्ट्रेस भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें बिल्कुल। दांत भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो मेडिकल डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम जो आपके मसल्स होते हैं उसको आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, ना डेंटिस्ट, तो यू नीड ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट फॉर दैट। हाँ, एज फार एज डेंटिस्ट्री कंसर्न, आप पहले डेंटिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो ये अगर पॉसिबिलिटी है कि आप ये कॉज रिमूव कर सकते हैं, या अगर ख़वातीन हैं, या अब मैं रोड्स तो खुद नहीं बनवा सकता, लेकिन स्ट्रेस लेवल आपको कम करना है, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। जो भी है घरेलू नाचाकियाँ हैं या रोड या आपका जो है ना डेली रूटीन है स्ट्रेसफुल, वो बेहतर करें, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालें, ठीक है, वो कम करें। अगर डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट कि वो कम करें, तो फिर कोशिश करें कि आप दांतों को ग्राइंड अगर जागते वक्त करें तो खुद कॉन्शियस हो जाए। हमारे दांत आपस में कभी भी नहीं मिलते। इवन जब हम 6 to 8 मिनट्स के लिए खाना खाते हैं डेली ना, तो उसके बीच में भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको चबाते हैं। खाली दांत हम नहीं चबाते, हमारी ज़बान जो है ना दांतों को सेपरेट करके रखती है। कुछ लोग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे मैं दांतों को मिला के रखूँ, कुछ सोच रहा हूँ तो मैं दांतों को मिला के रखता हूँ। तो आइडियली दांत मिलते ही नहीं है, ज़बान उनको सेपरेट करके रखती है। तो मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि इसके लिए एक स्पेसिफिक थेरेपी आती है नाइट गार्ड की। जी बिल्कुल। अब वही बात है कि नाइट गार्ड के लिए यू हैव टू गो फॉर द डेंटिस्ट, आप उसका इंप्रेशन लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यू हैव अ नेचुरल नाइट गार्ड इन योर माउथ, दैट इज़ योर टंग। तो जब मैं ड्राइव करता था, मैं क्या करता था, मैं ज़बान ऐसे करके ज़बान बाहर निकालता था, ताकि अब ये आपके पास हमेशा अवेलेबल है, फॉरेन बॉडी नहीं है, तो इससे आपकी हैबिट ब्रेक होगी। और मैंने खुद भी हैबिट ब्रेक की है। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप दांतों के बीच में ज़बान लें, आप खुद अपनी ज़बान को तो क्लेंच नहीं करेंगे, तो यू स्टार्ट एबल टू ब्रेक योर हैबिट ऑन योर ओन। अगर नहीं होता तो फिर, अगर आप सोते में कर रहे हैं, नहीं डायग्नोज हो पा रहा, तो फिर यू हैव टू हैव अ नाइट गार्ड। इसके अलावा अगर आपको पेन ज़्यादा है तो यू हैव अ मसल रिलैक्सेंट पेन किलर फॉर दैट। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप एक अच्छे मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट को जाके बताएं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ थेरेपी खुद करेगा, कुछ आपको वो गाइड करेगा। इसमें डिफरेंट तरह की थेरेपी हैं, जो कुछ सेल्फ मसाज की थेरेपी हैं जो आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कुछ है ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट करके देते हैं। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को वो सारी वीडियोस भेजता हूँ कि आप अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, वरना आप ट्रेंड थेरेपिस्ट से करें। और फिर अल्टीमेटली अगर मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट को भेजा, क्योंकि कुछ इश्यूज जो है ना वो हम सिर्फ दांत को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल हम किसी से सिंपैथी कर सकते हैं, लेकिन जो इलाज है ना अगर मेंटल स्ट्रेस का, वो साइकेट्रिस्ट कर सकता है। किसी के साथ प्रॉब्लम है, आप सिंपैथी कर सकते हैं, लेकिन आप इलाज जो है ना वो साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। तो समटाइम यू हैव टू सेंड दिस पेशेंट टू साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो मसले आप समटाइम देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि आप साइकेट्रिस्ट के बाद भेजेंगे, वो कहते हैं यार ये पागल हो गया। ऐसा नहीं है। हमारा मसला है कि अगर हमें बुखार है ना, तो हम पैराडोल की 2 गोलियाँ या कोई भी गोलियाँ खाएंगे 2 बुखार ख़त्म करने की। इसी तरह समटाइम्स वी नीड हेल्प फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फॉर फ्यू वीक्स,
उसके बाद जब आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कि हमारे घर में अगर कोई आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा ना तो सब ये कहेंगे यार ये पागल हो गया है। हाँ, ओके, तो ये तो टैबू है ना, बोलना भी टैबू है एक तरीके का। ये गलत कॉन्सेप्ट है। समटाइम जैसे हम बीमार होते हैं फिजिकली तो हमें उसका इलाज करना पड़ता है, इसी तरह मेंटली तौर पे, इमोशनल तौर पे समटाइम यू नीड हेल्प फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो वो आपको थोड़ा बहुत थेरेपी करेगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रूटीन वापस आ जाता है एंड यू डोंट नीड साइकियाट्रिस्ट लेटर ऑन। लोग तो जाते भी डरते हैं, अगर साइकियाट्रिक ऑफिस तक जाना भी उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा टैबू है। हमारे यहाँ लोग साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा जो हमारा जो माशरा है ना और सोशल सर्किल है उससे बहुत डरते हैं कि यार हम किसी को पता चल गया कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए साइकियाट्रिस्ट के तो वो पास कहेंगे गए, यार ये तो पागल हो तो गया ये है। तो पागल हो गया ये है। हमारे यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। एक कंप्लीट फील्ड समटाइम यू इमोशनली आप इतने स्ट्रेस आउट हुए होते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि जैसे फिजियोथेरेपी की आप बात कर रहे हैं, मेरा काफ़ी लिंक रहा है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, क्योंकि मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं और हर वक्त नए नए डॉक्टर्स आते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी चलते रहते हैं, बातचीत भी चलती है, लेकिन मैंने कभी भी उनको फेशियल मायोपैथी के अंदर फिजियोथेरेपी करते हुए देखा ही नहीं है। देखिए मैंने आपको ये अक्सर बोला मैंने कि रेफर भी किया है पेशेंट, लेकिन वो लोग मैं नहीं उसकी करते। वजह बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको ये बोला कि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना दे आर यूजुअली लिंक्ड विद ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड मेडिकल डॉक्टर्स, दे आर यूजुअली नॉट लिंक्ड विद डेंटल डॉक्टर्स। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे यूजुअली जो डेंटिस्ट हैं और जो हमारे यहाँ डेंटल का जो कैरिकुलम है और जो सिलेबस है वो उसमें मायोफेशियल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्लेंचिंग ग्राइंडिंग इतना नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो इसको जब हम सिलेबस में, हमारा जो BDS का सिलेबस है और जो कैरिकुलम है, सेकेंड ईयर में जब आप इसका टॉपिक ज़्यादा पढ़ाएंगे ना तो फिर बच्चे को भी वो भी डायग्नोस करेगा डेंटिस्ट होके। जब वो डायग्नोस करेगा तो ही कैन सेंड दिस पेशेंट टू द फिजियोथेरेपिस्ट। वो खुद एक्सप्लेन करेगा यार ये प्रॉब्लम है तो यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर दीज मसल्स एंड दिस प्रॉब्लम। लेकिन जब डेंटिस्ट को इतना अवेयर नहीं होगा और डेंटिस्ट तो हम गाइड कैसे अब डेंटिस्ट का कसूर नहीं है क्योंकि कैरिकुलम जो है वो जो अंग्रेजों ने, जो हमारे गुरुओं ने किताबें लिखी हुई हैं उसमें इतना वो प्रॉब्लम नहीं दी गई है जो कि हमारी कम्युनिटी में है। तो अगेन गोइंग बैक टू द सेकेंड ईयर BDS, जब आप कम्युनिटी में ये चीज़ डालेंगे हमारे कोर्स के अंदर तो ही वो डेंटिस्ट अच्छा बनेगा, वो डायग्नोस करेगा, फिर वो गाइड करता है। देखिए आपका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम है, आपने इसको ये काम करना है, तो फिर वो करता है, वो खुद से नहीं करेगा। इसी तरह डेंटिस्ट ने गाइड करना। अब डेंटिस्ट को बेचारे को अगर खुद नहीं पता क्योंकि उसका भी कसूर नहीं, कैरिकुलम में नहीं है, ठीक है, और जो पढ़ाने वाला है उसने भी वही किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च भी नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। तब तक कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च नहीं होगी। ये प्रॉब्लम जब तक हम एक BDS डॉक्टर को ये बताएंगे नहीं कि पाकिस्तान में बीमारियाँ कौन सी हैं, तो हम आगे एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी नहीं बता सकते कि यार इसको ठीक कैसे करना है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जी नाज़रीन, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। इस टॉपिक को अब बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो मुझे बताइएगा कि हमने ब्रक्सिज्म की बात करी, आपने बताया कि क्या ट्रीटमेंट है। अगर जैसे ड्राई माउथ हो गया, आपने मुझे बताया ब्रेक में कि ये टेम्प्रेरी फेस होता है, कि आपको स्ट्रेस हुआ तो एकदम से ड्राई माउथ हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो पेशेंट क्या करे? देखिए यूजुअली जो ड्राई माउथ का एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, खुदा ना खासा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई फायरिंग हो रही है, कोई बाहर हो रहा है, तो आप यू फील दैट थिंग कि यार मेरा मुंह जो है ना खुश्क हो गया है। यूजुअली टेम्पररी फेज होता है और हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनवॉलंटरी एक्शन है। हाँ ये आपके हाथ में होता है, जैसे फ्लाइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म होता है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, और क्योंकि ये आप बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब आपकी ये ब्लड सप्लाई बढ़ता है पेरिफेरीज के अंदर तो हमें लगता है कि हम शेक कर रहे हैं, लेकिन आपकी पेरिफेरीज के अंदर ब्लड आ जाता है ताकि आप उस प्रॉब्लम से निपट सकें। उसका उसी के साथ जो है ना वो ड्राई माउथ का भी होता है, लेकिन यूजुअली इसे टेम्पररी फेज। हाँ क्रॉनिक फेजेस के अंदर अगर ड्राई माउथ होता है तो इसका हम यूजुअली जो एक हल बताते हैं कि डेफिनेटली आप अगर पानी बार बार पियेंगे तो आपको फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो आप यू कैन हैव सिप्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी हल्का सा मुंह में रखें। इसके अलावा स्लाइवरी स्टिमुलेंट्स आते हैं जो कि स्लाइवा को बढ़ाते हैं, ठीक है। कैंडीज ले सकते हैं। हाँ कैंडीज भी ले सकते हैं। कैंडीज से एक नुकसान ये होता है कि अगर आप स्लाइवा कम है, हाँ स्लाइवा कम है और कैंडीज, क्योंकि स्लाइवा जो है ना कैरीज कैविटी को भी कम करता है, हाँ। तो अगर कैंडीज आप लेते हैं तो वो स्लाइवा को बढ़ाते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है कि कैविटी हो जाए।
और स्लाइवरी सब्स्टिट्यूएंट भी आते हैं कि जो स्लाइवा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चीज़ें अवेलेबल हैं इसके लिए, और हमारे यहाँ कराची में भी अवेलेबल हैं अच्छी शॉप्स पे। डॉक्टर साहब बताइएगा, टीएमजे डिस्फंक्शन जो है, ठीक है, उसके कंडीशन के बारे में आपने बताया, तो जो डिटेल में बताइएगा टीएमजे डिस्फंक्शन अगर किसी को हो रहा है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं और किस किस वजूहात से? स्ट्रेस तो एक वजह है, मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि वो किस उससे प्रेजेंट करेगा? जी हमारे बिल्कुल, पास कैसे प्रेजेंट करेगा टीएमजे? पेशेंट्स को भी पता चले ना, जो लोग घर में हमारे हैं, अगर उनको टीएमजे में कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, इनिशियली मैंने कहा था कि मैं इसको मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम ज़्यादा कहता हूँ, या आप स्ट्रेस माउथ सिंड्रोम में इसका नाम रखा हुआ है। बेसिकली अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो आते हैं कि भाई यार मेरे सर में भी दर्द रहता है और जबड़े में भी दर्द रहता है और दांतों में भी दर्द रहता है। फॉर एग्जाम्पल सर में और दांतों में, या जबड़े में और दांतों में, अच्छा, या कान के पास और दांतों में। अब इस तरह की वो कंप्लेन करता है। सही है। अब वो कहता है कि मैं ईएनटी के पास गया, उसने कहा भाई मैंने आपका कान चेक किया, कान तो ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स भी आए जिनको हेडेक की कंप्लेन थी, तो वो बेचारे मेडिकल डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने सिटी स्कैन एमआरआई करा दिया उनका कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, जबकि कुछ भी इन तक क्लेंचिंग ग्राइंडिंग का था। इसी तरह जो वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसके बाद गए तो वो उनका, अब वो ये देख रहा है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अक्सर मिस डायग्नोज भी होते हैं कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साथ मिला देते हैं टीएमजे डिस्फंक्शन। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं, क्योंकि मैं एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ 25 साल से, और तकरीबन 15-20 साल से मैं इसको एज ए स्पेशलिटी भी ट्रीट कर रहा हूँ। तो अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमारा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, या हमें माइग्रेन है, जबकि उनको अक्सर माइग्रेन नहीं होता, क्योंकि बाकी सिम्टम्स तो उनको माइग्रेन के हैं नहीं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है हमारी जो मेडिकल डॉक्टर्स से कम्युनिकेशन होती है वो बहुत कम होती है। हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी होती है। हमारी बुक्स के अंदर उनके बारे में इतना नहीं लिखा हुआ, उनकी बुक्स के अंदर हमारे बारे में इतना नहीं लिखा हुआ। तो अक्सर दे आर मिस डायग्नोज। आप सोचें, बेचारा एक आदमी एमआरआई सिटी स्कैन करवा रहा है कि यार ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, और ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज भी नहीं हुआ उसको, वो और परेशान हो जाता है कि यार एमआरआई आप बता दें पेशेंट को कराना, वो तो वैसे आधा जी, वो और ऑलरेडी स्ट्रेस में आता है। फिर वो जब ईएनटी के पास जाता है तो वो कहता है यार कान भी ठीक है मैं तो। अब वो जब डेंटिस्ट के पास आता है तो अगेन वो डेंटिस्ट से अगर वो बीमारियों से आगाह नहीं है तो वो बेचारा अगर कोई रूट कैनाल वगैरह करना है वो कर देता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ भी इसलिए जाता है कि अगर आप रूट कैनाल करवाते हैं 1-2 घंटे के लिए मुंह खोल के रखते हैं, आपके टीएमजे पे और मसल्स पे और स्ट्रेस आ जाता है और पेन बढ़ जाता है। और अक्सर ये होता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप सारा डेंटल ट्रीटमेंट कर देते हैं उसका, और पेशेंट फिर आता है 2-3 महीने बाद कि डॉक्टर साहब मेरा मसला हल नहीं हुआ जो मैं कंप्लेन लेकर आया था। फिर आप कहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि यार कोई और मसला तो नहीं है, फिर आप टीएमजे का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं यार टीएमजे तो मुझे इतना पढ़ा ही नहीं है मैंने टीएमजे, तो वो फिर एक अलग मसला होता है। तो ये जो है कि अक्सर जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं वो हेडेक्स के साथ, जिसको हम कहते हैं कनपटी में पेन होता है, दैट इज टेम्पोरालिस, यहाँ पे कनपटी पे पेन होता है, और मेरे दांतों में भी पेन रहता है। ठीक है, इसी तरह कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको दांतों में पेन भी होता है और साथ में। अच्छा, एक और मैं बात आपको, सेंसिटिविटी का भी बहुत इशू होता है, क्योंकि जब आप दांत ग्राइंड करते हैं ना तो टूथ वेयर भी हो जाता है। तो सेंसिटिविटी कंप्लेन, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम बचपन से पढ़ते हैं, जब भी डेंटल किताबें पढ़ते हैं कि सेंसिटिविटी का मतलब कैविटी। हमारे मुल्क के अंदर की वजह से तो बड़ा कॉमन है, हमारे मुल्क के अंदर सेंसिटिविटी का मतलब या तो क्लेंचिंग ग्राइंडिंग है, या स्टमक एसिडिटी उसकी बढ़ी हुई है जी, या छालिया की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो मैंने देखा है वो आपका क्लेंचिंग ग्राइंडिंग है और एसिडिटी बढ़ती है। अच्छा, स्ट्रेस में आपका वैसे भी एसिडिटी प्रोडक्शन स्टमक की ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो मैं अपने डेंटिस्ट जो कलीग हैं उनको भी ये बात बोलूँगा कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई पेशेंट आता है सेंसिटिविटी के साथ, तो कैविटी से ज़्यादा पहले ये देखें टूथ वेयर तो नहीं है, क्लेंचिंग ग्राइंडिंग की हैबिट तो नहीं है, तो या फिर उसको एसिडिटी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, तो उससे ठंडा गर्म दांतों में जनरलाइज खास तौर पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो कि आम तौर पे अगेन मिसडायग्नोस होती है। वो इसी एक दांत पे फोकस करते हैं, लेकिन वो जो है वो ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता उनका। जी डॉक्टर साहब, जॉ लॉक हो जाता है टीएमजे डिस्फंक्शन में, जॉ लॉक भी हो रहा होता है, तो अगर जॉ लॉक हो जाए तो फिर क्या किया? देखिए, इसका पूरा मैकेनिज्म है जॉ लॉक का, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखें तो वो एक स्पेसिफिक कह लें कि डाउनवर्ड, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड करते हैं, और पेशेंट्स को भी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके कर रहे हैं ना ये, तो जितनी जल्दी हो सके ना, जितना मसल स्पैज़म में जाएंगे ना उतना प्रॉब्लम होगा उसको वापस नॉर्मलाइज करने में। तो अगर कोई किसी पेशेंट के साथ हो गया है तो एक तो ये एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन वही बात है ना कि ये हमारे यहाँ इतना सिखाया नहीं जाता ये चीज़। तो क्योंकि मैंने एक गवर्नमेंट अस्पताल में जो है ना हाउस जॉब की थी, तो वहाँ पे पेशेंट बहुत आते थे जैसे, तो हम लोगों ने वो सीख लिया उसको। अदरवाइज ये अब कॉमन होने लगा है, और अगेन जिसको मायोफेशियल होता है या ये टीएमजे का प्रॉब्लम होता है उसमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, खासतौर पे जिस तरह का अब बर्गर्स के साइज हो गए हैं हमारे,
उस दिन मैं ये टीवी पे देख रहा था कि खातून ने एक बर्गर मंगवाया, तो जो बर्गर मंगवाया इस वीडियो, तो वो बेचारी ने जब मुंह खोला तो वो उसका लॉक हो गया। तो आजकल आप रील्स देख रहे होंगे कि वो बर्गर के साइज बढ़ते जा रहे हैं। तो इस अगेन जब आप वो बर्गर के लिए माउथ ओपन करेंगे और अगर आपको ऑलरेडी मायोफेशियल का प्रॉब्लम है तो इट माइट कंट्रीब्यूट। अच्छा डॉक्टर साहब, जॉ लॉक एक तो इसकी वजह से होता है, और भी वजूहात हो सकती है इसके अलावा कि मुंह नहीं खुल रहा, मुंह बहुत छोटा खुल रहा है? जी देखिए, लॉक जॉ अगर टीएमजी से रिलेटेड है ना, तो उसमें अगर एनाटमी का भी फ़र्क है, अगर कोई एनाटमिकल वेरिएशन है तो उसमें कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर एनाटमिकल वेरिएशन है तो उनका जॉ लॉक, डिसलोकेशन और जॉ लॉक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। बट इट्स नॉट वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ जो कॉमन है ना वो मायोफेशियल ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अक्सर ओपीडी में पेशेंट आते हैं, कहते हैं मुंह नहीं खुल रहा, वही मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। हाँ, मुंह नहीं देखिए, खुल या रहा, तो अगर हमारे सेटअप के अंदर वो नहीं है, ओरल ट्यूब्यूकस फाइब्रोसिस नहीं है, जो कि वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन है। अगेन ये दोनों चीज़ें हमारी कम्युनिटी बुक्स के अंदर बहुत कम दी हुई है और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मुंह के अंदर है या मुंह के बाहर है। अगर मुंह के अंदर है और आपको लग रहा है वाइट पैचेस वगैरह है, तो हो सकता है कि वो और पान छालियाँ गुटके की हिस्ट्री है, तो हो सकता है उसका माउथ ओपन नहीं हो रहा, तो उसकी कॉजेज़ कुछ और हैं। और अगर एवरीथिंग इज़ फाइन और बाकी जब आप मसल और मैस्टिकेशन उसकी एग्जामिन करते हैं और उसमें वो टेंडर है, उनमें पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, तो इसका मतलब आपका डायग्नोसिस जो है वो मायोफेशियल है। जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि अल्सरेशन जो होती है, माउथ अल्सर्स जो होते हैं, वो भी स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं? जी, एक इसमें लिंक जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड है। ख़ासतौर पे आपने भी देखा होगा जब भी हम स्टूडेंट्स लाइफ में थे, जब हम एग्ज़ाम आ रहे होते थे, हम पढ़ रहे होते तो हमारे अक्सर लिप पे या चीक पे जो है ना वो माइनर एप्थिक अल्सर बन जाता था। हाँ। और फिर हम अक्सर उस पर चीज़ें लगाते हैं, लेकिन वो इट यूजुअली टेक्स टाइम। लेकिन अब टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह भी मिलते हैं, अगर वो मैं ज़रा एक डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, अगर आप वो लगाएंगे तो उससे बेहतर हो जाता है। यूजुअली इसका जो वो है ड्यूरेशन, वो 1 हफ्ते और 10 दिन में ये सेटल डाउन हो जाता है खुद से। लेकिन सिम्टोमेटिकली यू कैन ट्रीट इट, आइदर यू कैन यूज टॉपिकल स्टेरॉइड और डिफरेंट जेल्स आती हैं, वो आप लगाएंगे, उसमें जो है एनेस्थेटिक एजेंट भी होता है, तो वो आपको रिलीफ कर देता है वक्त। डॉक्टर साहब, प्लाक वगैरह की वजह से भी हो सकता है? कैल्कुलस प्लाक, अगर दांत गंदे हैं तो? प्लाक और टाटर है, और टाटर मैंने ये देखा है, अगर टाटर शार्प है ना कहीं से और नोकीला हो गया, खासतौर ब्रेक हो गया, हाँ, तो वो चुभता रहता है। इसी तरह कोई प्रोस्थेसिस दांत उसने लगाए हुए हैं और वो कहीं से शार्प हो गया, तो उसकी वजह से ट्रॉमेटिक अल्सर्स हो जाते हैं। जी, जैसे बच्चों ने रिटेनर्स लगाए हुए होते हैं। जी, उसकी वजह से भी ट्रॉमेटिक अल्सर हो जाते हैं। वो वैसे ही होता है जैसे माइनर एप्थिक अल्सर होता है। सही। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, अगर हम कंप्लीट कंक्लूड करें आपकी सारी डिस्कशन को फ्रॉम रिसर्च, तो आपको क्या लगता है हमारे, क्योंकि इस शो को बच्चे भी बहुत देखते हैं, जो डेंटल हमारे स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो भी पैरामेडिकल्स हैं, वो भी हमारे शो को देख रहे होते हैं और इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनको अपनी प्रैक्टिस को किस तरह इन्हेंस करना चाहिए और किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि थोड़ा सा मैं आपकी बात को एक दूसरी डायरेक्शन में भी लेके जाऊँगा कि अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस सेट नहीं हो रही है, या हम देखिए, हाँ। हर चीज़ टेक्स टाइम। प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़ा सब्र चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी में होंगे ना, हमारी अक्सर कॉन्सेप्ट मैंने भी यही देखा, और जो मैंने देखा लोग क्लिनिक्स पे, कि पेशेंट आता है वो कहते हैं बस यार पेशेंट आगे काम कर दो। नहीं, आपने पेशेंट से बात करनी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, काउंसलिंग करनी है। पेशेंट से जब तक आप बात नहीं करेंगे ना, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, उससे बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, पेशेंट कभी भी आपसे काम नहीं कराएगा। कोई भी आदमी, हम भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कभी भी किसी स्ट्रेंजर से काम नहीं कराएंगे। जब आप नया पेशेंट आता है तो आप के लिए भी वो स्ट्रेंजर है, उसके लिए भी आप बिल्कुल स्ट्रेंजर है। बिल्कुल। तो आप उससे डिस्कस करें, उससे बात करें, सिंपैथी करें, उसका डायग्नोसिस करें और टेक योर टाइम। एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान बनाए। ये ना करें कि आज आ गया तो मैं आज ही इसका काम करूँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी अर्जेंट ट्रीटमेंट है कर दें, उसको सब बातें बताएं कि ये इसका ऑप्शन है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है, और उसको कॉस्ट ज़रूर बताएं। देखिए, हमारे यहाँ हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम कहीं जाएँ, कोई हिडन कॉस्ट होती है। मैंने कोई डेंटिस्ट को देखा है, उनकी हिडन कॉस्ट होती है। अब वो उन्होंने बताया जी इम्प्लांट इतने का है, और उसके बाद उन्होंने इतना बता, तो उससे वक्ती तौर पर तो पेशेंट आपसे काम करवा लेगा, लेकिन वो फिर एक चेन जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। तो एक तो ये कि जब आप प्रैक्टिस करें, अपनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन जारी रखें, ठीक है, और देखें आपकी कम्युनिटी के अंदर बीमारियां कौन सी हैं, और पेशेंट से बात करें। पेशेंट के ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट से बात करें 10-15 मिनट, तो कम से कम नए पेशेंट से 10-15 मिनट तो ज़रूर बात करें। हाँ, उसके बाद अगर आप 3-4 साल में आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं होती है, तो फिर आप मुझसे आगे बोलें कि सर अभी प्रैक्टिस सेट नहीं हो पा रही हमारी,
हमारे थोड़े से यंगस्टर जो है ज़रा जल्दी में रहते हैं। जनरेशन चेंज हो गई है हमारी जल्दी पूरी। जल्दी करते हैं, हाँ, जल्दी। तो जल्दी ना करें, ठीक है, टेक योर टाइम। जंप करेंगे फौरन। नहीं, आपका जो अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो आपको मिलेगा। हाँ। लेकिन सब्र से और हलाल तरीके से और मेहनत से आप कमाएं, आपको अल्लाह ताला बिल्कुल आपकी जो है आपका नाम भी बनेगा और आपकी रिस्क में बरकत भी होगी। लेकिन टेक योर टाइम, जल्दी नहीं करें। जल्दी नहीं करें। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आप हमारी जो आवाम है उसको क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग स्ट्रेस? देखिए, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आवाम के लिए कि आप हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना उसमें कुछ हमारी खुद भी, ठीक है, हम अक्सर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट को डाल देते हैं कि गवर्नमेंट का है। देखिए, हम लोग का स्टैंडर्ड जो है ना, अगर आप 30 साल 40 साल पहले जाके देखें तो हमारे यहाँ एक खाना बनता था, एक टीवी था, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना नहीं था। देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्क में बहुत फरवानी हो गई है और हमें मुख्तलिफ अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिली हुई हैं, लेकिन हमारा डिमांड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे पास छोटी गाड़ी थी, आज बड़ी गाड़ी होगी तो हम कहते हैं हमारे पास 2 गाड़ी हों। हाँ। पहले 2 कमरों में घर पे लोग रहते थे, आज 8 कमरों में लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। हर बच्चे के पास अलग मोबाइल है, वो उसकी अलग आइडेंटिटी है, वो अलग चीज़ देख रहा है, दूसरा बच्चा अलग चीज़ देख रहा है। लेकिन हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर आपको मोर एंड मोर मनी चाहिए। जब आप मनी चाहेंगे तो फिर आप जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे। तो स्टैंडर्ड और ब्रांड के चक्कर में ना लगे रहें